ट्रायंगल चैप्टर निकाल लीजिए, अपनी अपनी नोटबुक निकालिए, ऊपर लिखिएगा चैप्टर 11 ट्रायंगल। आरडी निकाल लीजिए फटाफट, खोलिए फटाफट बेटा, चैप्टर ट्रायंगल। इलेवन चैप्टर है। करें शुरू। पहले समझिएगा, लिखने का पूरा टाइम आपको दिया जाएगा, नहीं लिखेंगे तो पीडीएफ सेंड कर देंगे, बट समझने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक सेकेंड, एक तो ये बीच बीच में आ रहे ना, ठीक है बच्चों। सबसे पहले ट्रायंगल के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा ट्रायंगल चैप्टर में कि ट्रायंगल होता क्या है, कि एक प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब लाइन के टुकड़े, 3 लाइन के टुकड़े लेके उनसे अगर मैं एक सिंपल क्लोज्ड फिगर बनाऊं। 8th क्लास में आपने सिंपल क्लोज फिगर का मीनिंग बहुत अच्छे से देखा है। ऐसी कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पता है क्या डेफिनेशन सिंपल क्लोज कर्व की? ऐसी कर्व जो क्या हो, एक दूसरे को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट ना करें और लाइन सेगमेंट से बन जाए, वो पॉलीगन की डेफिनेशन थी। 3 लाइन सेगमेंट से बने तो वो ट्रायंगल हो जाता है, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। तो एक सिंपल प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर आपकी 3 साइड होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं। अगर मैं ABC ट्रायंगल की बात करूं जो मैंने यहां बनाया है, इसमें 3 साइड है AB BC AC, और इसके एंगल्स की बात करूं तो जैसे ये एंगल है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? BAC। याद रखिएगा, एंगल का सिंबल बना के, ये एंगल का सिंबल बना के BAC। अगर ये ट्रायंगल का सिंबल बना दूंगा तो पूरा ट्रायंगल कंसीडर हो जाएगा, एंगल नहीं रहेगा। एंगल है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे एंगल का सिंबल बनाया हुआ है, तो BAC का मतलब मैं बीच वाले, जो बीच में नंबर आएगा, नेम आएगा, अल्फाबेट आएगा, उस अल्फाबेट वाला एंगल कंसीडर कर रहा हूं। BAC ये वाला एंगल। नेक्स्ट है ABC इट मींस कौन सा एंगल कंसीडर कर रहा हूं मैं? B। नेक्स्ट है ACB कौन सा कंसीडर कर रहा हूं मैं? C एंगल की बात कर रहा हूं। तो ट्रायंगल के बारे में इतना समझ गया आप, क्या क्या होता है। एक ट्रायंगल प्लेन फिगर होती है, 3 लाइन सेगमेंट से बनी, उसके अंदर 3 साइड होती हैं और 3 ही मेरे एंगल होते हैं। ये बात क्लियर है? किसी को भी डाउट? नेक्स्ट, कुछ ट्रायंगल के टाइप्स होते हैं जो आपने 9th के कुछ पहले चैप्टर में भी पढ़ लिए हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल, अ ट्रायंगल नो टू ऑफ हुज साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्केलन ट्रायंगल। मतलब एक सिंपल ट्रायंगल जिसमें कोई एडिशनल प्रॉपर्टी नहीं होती है, ना ही तो कोई 2 साइड इक्वल होंगी, ना ही कोई 2 एंगल इक्वल होंगे। समझ आ रही है मेरी बात? ना तो कोई 2 साइड इक्वल, ना कोई 2 एंगल इक्वल, मतलब कोई प्रॉपर्टी नहीं, तीनों अलग अलग साइड, तीनों अलग अलग एंगल। एक सिंपल ट्रायंगल, ठीक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट उसका एरिया हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो आप लोग उस ट्रायंगल का क्या नाम देंगे? स्केलन ट्रायंगल। नेक्स्ट जो टाइप आते हैं मेरी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें 2 साइड मेरी क्या होंगी? इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? अ ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल। क्या डेफिनेशन आएगी? अ ट्रायंगल 2 ऑफ हुज साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड द आइसोसेलेस ट्रायंगल। पता है आप लोगों को सभी को? ये चीज़ें मैं जस्ट रिकॉल करवा रहा हूँ, लिखनी है, नोट्स बनाते वक्त प्रॉपर लिखनी है ये चीज़ें, लिखने का टाइम भी आपको दिया जाएगा।
नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको पता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, तीनों साइड इक्वल हो, इवन तीनों एंगल भी उसके क्या होते हैं, वो हम आगे जाके इसमें प्रूव भी करेंगे कि प्रूव दैट ऑल एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। ये थ्योरम भी आएगी, ये हम प्रूव भी करके दिखाएंगे। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है जिसकी तीनों साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उसके बाद उसके तीनों एंगल भी इक्वल हो जाते हैं और हर एक एंगल 60-60 डिग्री का होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल समझ गए। नेक्स्ट है एक्यूट ट्रायंगल। ये ध्यान से सुनो, एक्यूट ट्रायंगल कौन सा होता है, एक ऐसा ट्रायंगल, ध्यान से सुनिएगा, एक्यूट ट्रायंगल का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल 90 से छोटे होने जरूरी है, सभी एंगल, यानी तीनों के तीनों एंगल की मेजरमेंट अगर आपकी 90 से कम है, तीनों के तीनों एंगल की मेजरमेंट क्या है, 90 से कम है, तो उस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे आप, एक्यूट ट्रायंगल। एक एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, एक्यूट ट्रायंगल के अंदर मेरे तीनों के तीनों एंगल क्या होने चाहिए, 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। क्या एक्यूट ट्रायंगल में कोई कंफ्यूजन है? अगर मैं डेफिनेशन पे बात करूं, ए ट्रायंगल ईच ऑफ हुज एंगल इज एक्यूट, ईच, हर एक एंगल उसका एक्यूट होना चाहिए, इज कॉल्ड एन एक्यूट ट्रायंगल। समझ आ गया, यस और नो? ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल सबको पता है, जिसका एक एंगल कितने का हो, 90। एक एंगल कितने का हो, 90। A triangle in which one angle is of 90 degree is called right triangle। तो बेटा राइट ट्रायंगल क्या होगा, a triangle with one angle is a right angle is called a right triangle। समझ आ गई बात? अब आता है नेक्स्ट ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूज और एक्यूट में जरा ध्यान से देखना। एक्यूट जो मैंने लिखवाया था, एक्यूट की डेफिनेशन में क्या बताया था मैंने, कि उसका हर एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 से छोटा। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए। अगर बेटा दो एंगल 90 से बड़े हो गए, वो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। आपने दो का सम, दो एंगल 90 से बड़े बना दिए तो सम ही 180 से फालतू हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, एक्यूट ट्रायंगल के अंदर कंडीशन थी कि हर एक एंगल 90 से छोटा होना चाहिए। वहीं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में कंडीशन है कि सिर्फ और सिर्फ एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए। डेफिनेशन पढ़े, a triangle with one angle and obtuse एंगल, एक एंगल 90 से, obtuse एंगल तो पता है ना, जो 90 से बड़ा हो, तो वन एंगल क्या होगा, 90 से बड़ा होगा, इज नोन एज obtuse ट्रायंगल। यस, फटाफट बताइए, सबको समझ आ गया? एक बार थोड़ा सा सम अप करूं। ट्रायंगल समझ आ गया क्या होता है? ट्रायंगल में तीन एंगल, तीन साइड होती हैं। सबसे पहली टाइप थी स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल कौन सा होता है, जल्दी बताइए? अलग, तीनों साइड अलग, तीनों एंगल अलग, ठीक है। दूसरा आइसोसेलेस बताया था, इक्विलेटरल, राइट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, सारे एंगल, और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, एक एंगल, दैट्स इट। बहुत प्यारे, बहुत ही प्यारे। यस, ऑनलाइन बेटा, जो भी ऑनलाइन है उनको समझ आया? फटाफट बताइए, सबको क्लियर है? किसी को कुछ रिपीट करवाना है? बोलो बेटा, बोलो। ऑल ओके? यस सर। ठीक है बेटा जी। अब आइए, अब पहली चीज आ रही है मेरे पास, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग समझाऊंगा सबसे पहले, उसके बाद बात करेंगे। आइएगा, सबसे पहले इनको छोड़ दो, एक बार जो लिखा हुआ है वो बाद में बात करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग समझिए। जो चैप्टर के अंदर ट्रायंगल की जिस प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे, जो प्रॉपर्टी है पूरे चैप्टर के अंदर जिसे डिस्कस करना है, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। होती क्या है कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग? हूबहू, एक जैसा, बिल्कुल ट्रेस कॉपी एक दूसरे की। ऐसी दो फिगर जो शेप एंड साइज में एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होती हैं, दैट इज कॉन्ग्रुएंट फिगर।
जो शेप में भी, जो साइज में भी, जो दोनों एक दूसरे के क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है, सिमिलर होती है, उनको क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे उनको, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंट फिगर, कॉन्ग्रेंट फिगर। ऐसी दो फिगर जो शेप में और साइज में, किसमें, शेप में और साइज में डिट्टो एक दूसरे के क्या हो, सेम हो, उनको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट फिगर। अब कॉन्ग्रेंट में आपको एक चीज बताता हूं मैं फर्स्ट क्लास। सबसे पहले, अब कौन आया भाई, इतनी लेट ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं आप लोगों को कॉन्ग्रेंसी की, सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके पास है कॉन्ग्रेंट फिगर का। अपना एक हाथ उठाइए, ठीक है, और ये दूसरा हाथ, ये दोनों हाथ आपके एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं। कैसे कॉन्ग्रेंट है, मैंने कहा ट्रेस कॉपी होनी चाहिए। पहला हाथ यूं रखो सारे, दूसरा हाथ इसके बिल्कुल ऊपर रखिए, देखो बिल्कुल जब ऊपर आ जाएगा तो नीचे वाला हाथ बिल्कुल गायब हो जाएगा आपका, बिल्कुल ट्रेस कॉपी एक दूसरे। ये से यूं देख लो और ऐसे यूं देख लो, चाहे करके देखो आप, बिल्कुल बिल्कुल कवर हो रहा है, बिल्कुल ओवरलैप हो रहा है। अच्छा, दूसरा सुनो, आपकी जो थिकनेस, जो लेंथ इस फिंगर की साथ की है, वही इस फिंगर की साथ की है, इस फिंगर की साथ की, हर एक जो ओवरलैप कर रही है उनकी थिकनेस, उनकी शेप, उनका साइज डिट्टो क्या है। तो ये दो फिगर आपके जो हाथ हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। कैसे हैं, एक दूसरे के, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। बट यही हाथ अपने साथ वाले जो भी स्टूडेंट बैठा है उसके हाथ पे यूं लगाइए, सेम हाथ, आपके हाथ ओवरलैप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। फिंगर के साइज में भी क्या मिलेगा, फर्क मिलेगा। ऐसी दो फिगर जो देखने में सेम है बट साइज वाइज डिफरेंट है, दैट इज सिमिलर फिगर। सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट हम 10th क्लास में पढ़ेंगे, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट हम 10th क्लास में पढ़ेंगे, बट कॉन्ग्रेंसी और सिमिलरिटी में डिफरेंस पता होना चाहिए। सिमिलरिटी मींस ऐसी दो फिगर, ऐसी दो फिगर जो देखने में क्या हो, जो देखने में सेम हो, दैट इज सिमिलरिटी। साइज में डिफरेंट हो, बट ऐसी दो फिगर जो शेप, साइज दोनों में बिल्कुल सेम है, दैट इज कॉन्ग्रेंट फिगर। समझ आ गई बात। पहले तो कॉन्ग्रेंसी का मतलब समझाया है बेटा मैंने आपको, कॉन्ग्रेंसी का मतलब। अब उसे धीरे धीरे लाइंस पे अप्लाई करूंगा, धीरे धीरे एंगल्स पे अप्लाई करूंगा, फिर मैं ट्रायंगल्स पे अप्लाई करूंगा, और उसकी डिटेल स्टडी ट्रायंगल में हम करेंगे। कॉन्ग्रेंसी ऑफ लाइन सेगमेंट। अब हूबहू एक जैसा होना, दो लाइन के टुकड़े कब कहे जाएंगे कि वो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, जब उनकी लेंथ क्या हो जाएगी, क्योंकि लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन के टुकड़े हो गए, शेप तो सेम होएगी ना, कर्व तो नहीं है उनमें से कोई, क्योंकि मैंने वर्ड क्या यूज कर दिया, लाइन सेगमेंट। सेगमेंट मतलब टुकड़ा, किसका टुकड़ा, लाइन का टुकड़ा। इट मींस वो तो फिक्स होगी शेप। तो साइज कब इक्वल होंगी, जब उनकी दोनों की लेंथ क्या हो जाएंगी, ताकि एक लाइन को उठा के दूसरी के बिल्कुल ऊपर भी रख दूं तो नीचे वाली दो, इधर से देखूं तो वो ना दिखे, उधर से देखूं तो इधर वाली ना दिखे, बिल्कुल एक दूसरे के क्या कर जाएं, ओवरलैप। पढ़िए बेटा, टू लाइन सेगमेंट्स, टू लाइन सेगमेंट्स, एक सेकेंड, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट इफ एंड ओनली इफ देयर लेंथ्स आर इक्वल। दो लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रेंट कब बोला जाएगा, जब उनकी लेंथ क्या होंगी, इक्वल। ए बी किसके इक्वल होगी, सी डी के। समझ आ गई। कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल, क्या बोल रहे हैं हम, कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल किनको बोलेंगे, जब सॉरी एंगल्स, कॉन्ग्रेंसी ऑफ एंगल, जब एक एंगल को दूसरे के ऊपर रखा जाए और वो पूरा पूरा इसको ओवरलैप कर ले, एंगल। समझ आ रही है मेरी बात। दोनों की मेजरमेंट क्या हो, दोनों की मेजरमेंट क्या हो, क्योंकि मेजरमेंट सेम होगी तभी वो इतना खुलेगा, दूसरा भी उतना ही खुलेगा।
तो टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ एंड ओनली इफ देयर मेजर इज इक्वल, या मेजरमेंट उनकी सेम होगी, तो उनको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रेंसी ऑफ एंगल। मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगा बेटा, पेरेंट्स आए। 1 सेकंड, आपको क्या करना है अभी, आपको यहां से नोट करना शुरू करना है स्टार्टिंग से ही, ठीक है? चैप्टर डाल दीजिए नाम, ठीक? मैं 1 सेकंड का ब्रेक, सिर्फ 1 सेकंड रुकना, ओके ठीक है बेटा, एक बार आ जाइए, वापिस आ जाइए, इधर देख लीजिए, आइए। हाँ जी, मेरा आ गया था यहाँ पे कॉन्ग्रेंसी ऑफ एंगल्स, कॉन्ग्रेंसी ऑफ एंगल क्लियर हो गया था। अब आते हैं कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल। ध्यान से देखिए, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब बोला जाएगा, सुन लीजिए जरा ध्यान से। Two triangle are congruent if and only if one of them can be superposed on the other so as to cover it exactly. दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब बोला जाएगा, जब एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर सुपरपोज करवाएंगे तो वो उसको कंप्लीटली और एग्जैक्टली ओवरलैप कर ले। मतलब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल को उठा के, मेरा मन कर रहा है इसको सुपरपोज करवाने का, लो इसके ऊपर रखूं, लीजिए, जैसे मैंने इसको इसके ऊपर रखा तो क्या इसने इसको कंप्लीटली ओवरलैप कर लिया? एग्जैक्टली, बिल्कुल सेम। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं ना कि ये वाली साइड इसकी ए बी जो है वो पी क्यू के एग्जैक्ट बराबर होनी चाहिए, बी सी जो है क्यू आर के बराबर, और ए सी जो है वो पी आर के बराबर। अब इसको थोड़ा साइड में कर दें हम, इसी की जगह यहां पे, ठीक है? तो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब बोला जाएगा, जब दो ट्रायंगल एक दूसरे की बिल्कुल ट्रेस कॉपी होंगे, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा कंप्लीटली और एग्जैक्टली उसको कवर कर लेगा। मेरी बात समझ आई? तो ऐसे दो ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, कैसे हैं वो दोनों? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कैसे ट्रायंगल है वो? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर एक सबसे बड़ी चीज होती है, अच्छा इसको कैसे लिख देंगे हम, कि ट्रायंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है, जरा ध्यान से, ऊपर यू, ठीक है, और नीचे दो लाइन लगा के, यस ये होता है, ऐसे लिख दीजिए। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल जब ट्रायंगल में लिखेंगे आप ध्यान रखिएगा, एक सॉरी यू और दो लाइनें यू, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होगा। कॉन्ग्रुएंसी में सबसे बड़ी चीज जो यहां पे आती है वो कोरस्पोंडेंस, सबसे बड़ी चीज जिस पे सब कुछ डिपेंड करेगा, और सारे बच्चे इस कोरस्पोंडेंस की वजह से ही कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, या उनको समझने में प्रॉब्लम आती है, तो वो इस कोरस्पोंडेंस को नहीं समझ पाते हैं। सुनो, अब अगर मैं इसी ट्रायंगल को इसी ट्रायंगल के ऊपर सुपरपोज करता, बट एक चीज कर देता कि इसको मैं घुमा देता, इसको यूं, सॉरी इसको मैं घुमा दूं, ठीक, ऐसा कुछ करूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये साइड इसके ऊपर आ जाए, तो बाकी तो ट्रेस हो ही नहीं पाएगा। क्या इसके ऊपर ओवरलैप कर पाएगा? अगर एक को किसी दूसरी साइड को, अगर मैं सोच रहा हूं ए बी को इसके ले आऊं, ट्रेस कॉपी बना ही नहीं। चलो, ये तो रही मेरी बात किसकी? ट्रायंगल की। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, हाथ उठाओ अपना एक एक, सभी बच्चे उठाया, दूसरा हाथ इसके ऊपर रखो, बिल्कुल ओवरलैप हो गया, ठीक। अब मैं जस्ट एक काम कर रहा हूं, आप सिर्फ स्विच कीजिए थंब को इस फिंगर पे, सेकंड को इधर इधर, और सोचिए लास्ट वाली थंब पे आ जाएगी। एक फिंगर स्विच कर लीजिए आगे, समझ पा रहे?
अब हो रहा ट्रेस, वो थंब इतना रह गया, ये फिंगर बड़ी होगी, उधर से भी सारी फिंगर ओवरलैप नहीं कर पाएंगी। इट मींस जब दो फिगर में कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट देखा जाता है तो एक कोरेस्पोंडेंस चीज होती है। कोरेस्पोंडेंस का मतलब होता है एक फिगर की एक पर्टिकुलर चीज दूसरी फिगर की एक पर्टिकुलर चीज से ही कंपेयर करनी पड़ेगी। दो इंसान कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे की ट्रेस कॉपी है, वो तभी है जब उसकी नाक से उसकी नाक मैच करूंगा, उसकी आंखों से दूसरे इंसान की आंखें कंपेयर करूंगा, तभी वो सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट दिख पाएंगे अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो। कि एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, अगर एक इंसान की नाक उस इंसान का कान से कंपेयर करूं, इसकी नाक ऐसी इसका कान ऐसा, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बना ना। तो कोरेस्पोंडेंस का मतलब होता है, कोरेस्पोंडेंस कि एक पर्टिकुलर पार्ट ही एक फिगर का दूसरी फिगर के एक पर्टिकुलर पार्ट के साथ ओवरलैप करेगा, उसके इक्वल होगा, दैट इज कोरेस्पोंडेंस। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए डेफिनेशन से, ठीक, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये सिंबल लिख दिया कि ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी नॉट एंगल, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। यस, ट्रायंगल एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, पी क्यू आर के, एबीसी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंसी होने के बाद अगर कोई मुझसे पूछे कि इस ट्रायंगल की कौन सी साइड उस ट्रायंगल की किस साइड के इक्वल है, तो मैं यहां से देखूंगा कोरेस्पोंडेंस नाम से, पहली दो साइड ए बी, पहली दो के पी क्यू के, बी सी क्यू आर के, और ए सी पी पी आर के। ए सी किसकी हो जाएगी, अगर आपने नाम लिखते वक्त गड़बड़ कर दी ना, वही पोपट हो गया। सोचो किसी ने यहां एबीसी लिख दिया, यहां पे क्यू पी आर लिख दिया, गलत क्वेश्चन। कोरेस्पोंडेंस का मतलब आपको देखना है, क्यू पी आर लिख दोगे तो अब फिलहाल ये दोनों मेरी कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी किसके बराबर है, और एंगल सी किसके बराबर है। बट अगर क्यू पी आर लिख दिया तो साइड भी चेंज हो जाएंगी, फिर बी सी मेरी पी आर के बराबर आ जाएगी, जो कि है क्यू आर के बराबर। अगर पी यहां चला जाए, क्यू यहां चला जाए, रियलिटी में तो नहीं है ना, रियलिटी में तो बी सी क्यू आर के बराबर है। कोरेस्पोंडेंस ये चीज है, कोरेस्पोंडेंस नाम लिखते वक्त ट्रायंगल का जब आप नाम लिखोगे कॉन्ग्रुएंसी के अंदर, तब ध्यान रखना कोरेस्पोंडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने कोरेस्पोंडेंस के कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना कि इस ट्रायंगल की ये चीज इस ट्रायंगल की इसके बराबर है, तो मुझे अगर मैं नाम यहां से दूंगा तो इसका नाम यहां से शुरू करूंगा। समझ आ रही है बात, ये देखना, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो नेमिंग ऐसी करनी है ट्रायंगल की जिससे एक पर्टिकुलर चीज उस दूसरी जो उसके इक्वल है उसके बराबर सेट बैठे नेमिंग में। अगर ये नेमिंग लिखनी आ गई ना, कॉन्ग्रुएंसी कौन किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो चैप्टर हो गया। सारा पंगा ही यहां पे कोरेस्पोंडेंस का है। मेरी बात समझ आ रही है, हां के ना। दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी सारी साइड, यस, ए बी साइड किसके बराबर, पी क्यू, बी सी किसके बराबर, ए सी किसके बराबर, पी आर। देख लीजिए नीचे मैंने लिखी भी हुई है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, ए सी पी आर, ए पी के, बी क्यू के और सी, यस और नो। ये बात समझ आ गई, कोरेस्पोंडेंस। कॉन्ग्रुएंट फिगर समझ आ गई। कॉन्ग्रुएंट फिगर के और एग्जांपल ले सकते हो। आपने घर में अपनी मम्मा की बैंगल्स देखी होंगी, बैंगल्स आप देखते हो कई बार यूं रखी होती है, तो एक ही हाथ की सेम साइज की जो बैंगल्स होती है आपने देखा है, वो सारी की सारी यूं रखी होती है, तो ऊपर वाली बैंगल देख लो, नीचे वाला कुछ नहीं दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा। क्यों, वो सारी एग्जैक्ट सर्कल हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और एक दूसरे की ट्रेस कॉपी है। आप इतनी सारी बैंगल्स को यूं करके देखो, यूं करके देखो, आपको पूरी पूरी ओवरलैप करती हुई दिखाई देंगी। सेट देखा होगा कभी, ठीक है। तो इट मीन्स वो सारी बैंगल्स का सेट क्या है, सारे बैंगल्स जो एक एक हैं, एक एक बैंगल एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये नोट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट
if and only if there exists a correspondence, that is the word of chapter का अगर नाम दूं ना मैं, इस चैप्टर का एक वर्ड बताओ जो पूरे को डिफाइन कर दे, पूरे की जड़ है जिसमें, पूरे चैप्टर की जान बसी है जिस वर्ड में, दैट इज कोरस्पोंडेंस। और बच्चे इसको छोड़ के सारे चैप्टर में यूं कर दिया, इक्वल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, क्वेश्चन निकाल लिया, गिवन टू प्रूफ लिख दिया, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। सबसे ज्यादा चीज जो समझने की इस चैप्टर में ये वर्ड है कोरस्पोंडेंस, कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बोले जाएंगे इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ कोरस्पोंडेंस बिटवीन देयर वर्टेक्स। वर्टेक्स में कोरस्पोंडेंस मतलब कौन सा किसके इक्वल, ए पी के, बी क्यू के, सी आर के, such that the corresponding sides and corresponding angle of a triangle are equal or congruent। एक correspondence होगी किस किस में, दोनों ट्रायंगल के वर्टेक्स में, इस हिसाब से होगी कि वो कोरस्पोंडिंग साइड दूसरे ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग साइड और एंगल दूसरे ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग एंगल के बराबर होंगे, इक्वल होंगे। यस और नो? ये बात समझ आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत किसी तरह की? ठीक है, अब सुनो ध्यान से, है क्या? यस, ट्रायंगल में ना एक पावर है, एक शक्ति है। अब मैं उस पावर और उस शक्ति के बारे में पहले बात करूंगा। किसी भी फिगर को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए आपको हूबहू सेम दिखानी पड़ती है, बट ट्रायंगल के अंदर, पहले तो ये बताओ, ट्रायंगल के अंदर इक्वल दिखाने के लिए चीजें कितनी हैं? 3 साइड और 3 एंगल। यस, क्या बोला? 3 साइड और 3 एंगल। अब 6 की 6 चीजें अगर मैं इक्वल दिखा दूं, तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की किसी 3 साइड के, तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के किन्हीं तीनों एंगल के, तो मेरे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपस में? बट ट्रायंगल में एक पावर है, इसको एक वरदान मिला हुआ है, और वो वरदान क्या है ट्रायंगल का? कि आप 6 की 6 चीजें मत दिखाओ, 3 चीजें, ट्रायंगल की 3 चीजें एक स्पेसिफिक पैटर्न में आप इक्वल कर दो, तो बची हुई 3 चीजें अपने आप हो जाएंगी, अपने आप हो जाएंगी। मेरी बात समझ आ रही है कि ट्रायंगल को एक पावर है, वो पावर नहीं है, वो सारी थ्योरम्स है, वो थ्योरम प्रूव कर दी गई है कि ट्रायंगल में कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ पर्टिकुलर पैटर्न में अगर मैं उनको इक्वल कर दूं ना, समझना, एक पर्टिकुलर पैटर्न में अगर मैं उनको इक्वल कर दूं, तो मेरे दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बाकी बची हुई चीजें अपने आप ही क्या हो जाएंगी? अपने आप इक्वल हो जाएंगी बची हुई चीजें। पहला पैटर्न जो है, पहला पैटर्न है साइड एंगल साइड। अगर एक ट्रायंगल की 2 साइड, और पैटर्न है उसके बीच वाला एंगल होना चाहिए, इधर उधर वाला नहीं, एक ट्रायंगल की 2 साइड और उनके बीच वाला एंगल दूसरे ट्रायंगल की 2 साइड और उनके बीच वाले एंगल के अगर आपने इक्वल कर दिया, अगर आपने इक्वल कर दिया, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बोले जाएंगे, क्योंकि ये इस फिक्स पैटर्न में इक्वल करने से बाकी बचे हुई एक साइड और बाकी बचे हुए दोनों एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? और ये एक थ्योरम है, थ्योरम के थ्रू इस चीज को हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं कि आपने ये 2 चीजें अगर इक्वल कर दी, 3 चीजें इस पैटर्न में, तो आपकी रिमेनिंग चीजें अपने आप इक्वल हो जाएंगी और दोनों ट्रायंगल पूरे पूरे एक दूसरे की ट्रेस कॉपी हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्राइटेरिया, यस, इस पैटर्न को जो नाम दूंगा वो बोलूंगा फर्स्ट क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया है? साइड एंगल साइड। नाम में इधर उधर नहीं कर देना, एक साइड इक्वल होगी, फिर एंगल इक्वल होगा, और उस एंगल के साथ लगती हुई साइड इक्वल होनी चाहिए दूसरे ट्रायंगल के। अगर एंगल ये इक्वल है, साइड ये दोनों इक्वल है, पैटर्न नहीं है वो, उससे कुछ नहीं होगा। साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, मतलब इसका है एक ट्रायंगल की 2 साइड, उनके बीच वाला एंगल
इधर उधर वाला नहीं, बीच वाला, नाम में बीच आ रहा है, यहां पे नेमिंग ही सब कुछ है। साइड फिर एंगल फिर साइड, दूसरे ट्राइंगल की किसी एक साइड फिर उसका एंगल अगली साइड के इक्वल होगा, देन मैं कहूंगा कि दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, कैसे हैं दोनों ट्राइंगल आपस में। अब जरा पढ़ते हैं। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बोले जा सकते हैं इफ टू साइड, यस, टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड मतलब उन दोनों साइड के बीच में जो एंगल इंक्लूड है, दो साइड और इंक्लूडेड, एक सेकेंड चार्जिंग गई इसकी, ठीक है, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इंक्लूड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, देन दोनों ट्राइंगलों को क्या बोला जाएगा। और नेमिंग देखो, ए बी सी, नेमिंग आ जाएगा पी क्यू आर। क्यों? ए बी किसके इक्वल हो रही है, ए सी किसके इक्वल हो रही है, ए सी पी आर के, और एंगल ए की टक्कर किससे हो रही है, ए की टक्कर पी से, एंगल ए पी से टक्कर हो रही है, एंगल ए पी के बराबर है। नेमिंग में दिखना चाहिए, अगर ऐसा है तो दोनों को लिख देंगे, दोनों ट्रायंगल मेरे क्या हैं, दोनों ट्रायंगल मेरे क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। कौन से क्राइटेरिया से, बाय साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड का मतलब समझ गए, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया समझ गए, अच्छे से समझ आ गया ये क्राइटेरिया, पक्का। इसके नोट्स बनाने का टाइम आज नहीं मिल पाएगा, आज मैं बता रहा हूं एज इट इज। अभी पीडीएफ आपको शेयर करूंगा मैं जब क्लास ओवर करूंगा, घर जाके जहां तक मैंने करवाया है वहां तक इसी पैटर्न में सुंदर सुंदर राइटिंग में एक एक चीज विद हेडिंग के साथ आपने नोटबुक में नोट करनी है। मैंने आपको बताया था ज्योमेट्री के नोट्स अच्छे से बना लो, बाकी छोटे मोटे चैप्टर के इधर उधर चल जाएंगे। ज्योमेट्री के, जिसमें ज्योमेट्री में कौन सा चैप्टर आता है, पहला लाइन्स एंगल, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल। पहले पैरेललोग्राम भी आता था, वो हट चुका है, 4 साल हो गए उसको सिलेबस से कट कर दिया है। लाइन्स एंगल हो चुका, जिसके आई होप कि आपने अच्छे से बनाए होंगे। कुछ बच्चों ने शायद कम बनाए हैं, क्योंकि जिनको लगता है कि मुझे समझ आ रहा है ना, तो हो सकता है। बाकी अच्छे से बनाओ, बहुत अच्छे से नोट्स बनाओ प्लीज़। आपको मैं इसका फ़ायदा जब आपके सितंबर, जब आपके दिसंबर यूटी और जब फाइनल एग्ज़ाम होंगे तब दिखेगा इन नोट्स का फ़ायदा, अभी नहीं पता लग रहा है आपको। ज्योमेट्री यूं जाएगी बच्चों के ऊपर से, यूं लाइन्स एंगल, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल, लास्ट तक तुम्हारी क्लासमेट से आपस में पूछना, हाथ मारते दिखेंगे कि कहाँ गई ज्योमेट्री, कुछ नहीं आता है, अरे एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आ गया वहीं फुस। इसीलिए कह रहा हूँ नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है इसके। ये पैटर्न समझ आ गया, ठीक है। अपनी आरडी शर्मा देखो आप, इसमें निकाल लीजिए पेज नंबर 11.4, पेज नंबर 11.4, 11.4 कॉन्ग्रुएंसी बता दी। अच्छा, पहली थ्योरम जो थी, अच्छा प्रूफ इसका नीचे लिखा हुआ है, प्रूफ इज नोट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पढ़ लिया स्टार बना के थ्योरम 1 पे। थ्योरम 1 समझा दी मैंने आपको, इससे पहले बेसिक था वो बता दिया। थ्योरम 2 आ रही है, देखिए थ्योरम 2 पहली एक्सरसाइज का एग्जांपल शुरू होने से पहले, ठीक, एक सेकंड, फर्स्ट एक्सरसाइज में एग्जांपल भी इसके 30 एग्जांपल है, कोई बात नहीं। इधर देखो थ्योरम 2 करवा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, स्टेटमेंट पढ़ो पहले बुक से स्टेटमेंट पढ़ो। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। हेलो, अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, यस, क्या बोला मैंने, अगर किसी ट्राइंगल में
दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। वेट वेट, मुझे क्या करवाना है जरा ध्यान से देखिए। मैं एक बार समझा रहा हूं, लिखने का पैटर्न अलग है, लिखने पे मत जाना, लिखना कैसे है बताऊंगा मैं। एक ट्रायंगल लिया मैंने ए बी सी, मैंने मान ली ये दो साइड आपस में क्या है? साइड क्या है? ये इक्वल है। मुझे दिखाना है कि इसके एंगल जो है ना वो भी इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल, दोनों साइड के अपोजिट जो एंगल हैं वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर? गिवन में क्या आ जाएगा? ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। टू प्रूफ में क्या आ जाएगा? ठीक है, कंस्ट्रक्शन देखना है, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं बेटा। ए से मैं 1000 लाइनें ड्रॉ कर सकता हूं। कितनी कर सकता हूं बताओ? इनफाइनाइट लाइनें ड्रॉ कर सकता हूं। खींचने को कितनी खींच सकता हूं ना? ए से बार भी जा सकती हैं, ए पॉइंट से खींच सकता हूं, नहीं खींच सकता? कितनी भी खींच सकता हूं। एक लाइन ऐसी खींच सकता हूं जो इस एंगल का बाइसेक्टर होगी। एक लाइन ऐसी खींच सकता हूं, एक लाइन ऐसी भी होगी जो ए एंगल को बीच में से कट करती हुई जाएगी, जिससे मैं बोल दूं एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे। ये मैंने कंस्ट्रक्शन की। मैंने कंस्ट्रक्शन क्या की? मैंने कंस्ट्रक्शन क्या की कि एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। किसका? ए का, और इसको एम नाम दे दिया। अब देखना, इन ट्रायंगल, मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं, लिखना कैसे? इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल ए सी एम। ए बी एम का एंगल 1, ए सी एम का एंगल 2 के बराबर बाय कंस्ट्रक्शन। इसकी साइड ए बी, उसकी साइड ए सी के बराबर। रीजन देना जरूरी है ब्रैकेट में। गिवन और ए एम दोनों का क्या है? कॉमन। तो मैंने वो पैटर्न फॉलो कर दिया जो इसने बोला था। एक साइड ट्रायंगल की, उसका एंगल बीच वाला, और फिर साथ लगती दूसरी साइड। एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल की एक साइड एंगल और साथ लगती हुई साइड के इक्वल है। तो वो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। कौन सा? तो मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बाय साइड एंगल साइड। यस बेटा, साइड एंगल साइड। ये लिख सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। मैंने नाम कैसे दिया? ए बी लिखा तो मुझे पता था कि मेरे को बराबर में ए सी चलना पड़ेगा। बी एम दिया तो एम सी चलना पड़ेगा, और एम ए दिया तो इधर भी एम में होना चाहिए, एम ए, ताकि टक्कर, जो टक्कर होनी है वो कोरस्पोंडेंस के अकॉर्डिंग हो। इक्वलिटी वैसे ही आए कि इसकी ए एम उसकी ए एम, दोनों की कॉमन है ए एम। लिख दिया, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। एक बार जब बोल दिया बेटा कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब पता है क्या हो गया? एक बार जब आपने ये बात बोल दी, इसका मतलब ये हो गया कि अब तो इनकी सारी चीजें आपस में, तो इक्वल है। तो यहां से लिख सकता हूं, सो दिस इंप्लाइज एंगल, इसको 3-4 नाम दे दो, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, क्योंकि बी किसके इक्वल जाएगा? उस ट्रायंगल के कोरस्पोंडेंस। लिख दूंगा बाय, ये लाइन याद रखना, सी पी सी टी। मीनिंग सुन लो, सी पी सी टी ये तब लिखते हैं जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए और उसके बाद उसकी कोई भी साइड, कोई भी एंगल इक्वल करना हो। दूसरी, पूरा नाम, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, दो ट्रायंगल अगर इक्वल हो गए, तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट सारे आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। यानी दो फिगर होगी तो थम के, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, सारी इक्वल। जब एक बार क्या प्रूव हो गया? कॉन्ग्रुएंट। तो सीपीसीटी, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो
तो CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिख के उनके सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर सकते हो, सारी कोरस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ इक्वल कर सकते हो। समझ आ रही है बात? ये समझाने का तरीका था, लिखना नहीं है ऐसा। लिखना कैसा है जरा देखो, लिखना इस क्वेश्चन को ऐसे है प्रॉपर वे से, एग्जाम में ऐसे लिख के आना, वो सिर्फ समझाने के वे से मैंने समझाया था। ठीक, नेमिंग अलग हो सकती है, समझाने के टाइम कुछ और नेमिंग ले ली होंगी, जब नोट्स बनवाए थे तो अलग नेमिंग ले ली। तो हर क्वेश्चन समझाऊंगा अच्छे से, फिर प्रॉपर से लिखने का पैटर्न उसका अलग से देखेंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, पहले थ्योरम की स्टेटमेंट आती है, ध्यान रखना पूरे चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन होगा पहले ऊपर स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट लिखेंगे, अदरवाइज सीधा गिवन से शुरू करेंगे। ये लिखना जरूरी है, गिवन इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में मुझे दे क्या रखा है, ए बी इज इक्वल्स टू, शो क्या करना है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू, समझाते टाइम मैंने 1 2 यहां ले लिया था, 3 4 यहां ले लिया था, वो अलग चीज थी। कंस्ट्रक्शन में क्या ड्रॉ किया, प्रॉपर लिखना है, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ एडी, हमने ए से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो ए को बीच में से कट करता हुआ जाएगा। एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया, बाय कंस्ट्रक्शन हो गया वो तो। अब दोनों ट्रायंगल चलिए उठाए मैंने कौन से, बी डी ए। अगर यहां से मैंने बी से नाम शुरू कर दिया, इधर से कहां से शुरू करूं, सी डी ए, ये ध्यान रखिएगा, कोरस्पोंडेंस ये बहुत जरूरी है। नाम ही गलत अगर माइंड में सेट हो गया तो कोरस्पोंडेंस जब इक्वल करने लगोगे तो चीजें सही जाएंगी पैटर्न में या गलत जाएंगी, क्योंकि नाम ही अगर अलग हो गया तो सोचना कौन क्या किसके इक्वल कर रहे हो। बी ए किसके इक्वल, रीजन बराबर लिखना जरूरी हर एक का, क्या एंगल 3 और एंगल 4 बाय एडी 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 एडी, तो ट्रायंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ए डी, और एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, बाय सी पी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ आर इक्वल। थ्योरम होगी। इस थ्योरम के बाद अब शुरू हो जाएंगे एग्जाम्पल। पहली एक्सरसाइज में भर भर के एग्जाम्पल है, खूब एग्जाम्पल। कितने बताए थे मैंने अभी, 30। तो ये 30 एग्जाम्पल, छुट्टियों से पहले मेरे पास कितने दिन रह गया, आज 4 दिन, कैसे कल 18 होगी ना, 18 19 20, 3 दिन में कोशिश करता हूँ 10-10 एग्जाम्पल भी डेली हो जाए, तो मेरी ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो जाएगी छुट्टियों से पहले। ठीक है, यस और नो? रुक जाओ, अभी मैं पीडीएफ सेंड कर रहा हूं ऑनलाइन। भाई समझ आया सभी को यहां तक? बच्चे हैं भी या भाग गए?